A very good morning, students. Welcome to Shivaji Group of Institution online classes. In my previous lecture, I have explained you history 4th chapter, peasants and farmers for class 9, and now today I will continue the same chapter. So, students, in my previous lecture, I have explained you how the modern agriculture developed in England. And now today my topic is wheat and cotton production in America. कि अमेरिका में कैसे कॉटन और व्हीट का प्रोडक्शन हुआ. So student, let us see how modern agriculture developed here and how the USA become the bread basket of the world. So how the USA become a bread basket of the world. मतलब कैसे हमारा जो अमेरिका है वो ब्रेड बास्केट मतलब रोटी की टोकरी बना. तो एट द टाइम द कॉमन फील्ड्स वर बीइंग इनक्लोज्ड इन इंग्लैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. तो जैसा कि जब हमारे जो कॉमन फील्ड्स थे इंग्लैंड में क्या हो गए थे, इनक्लोज मतलब हो गए थे, उनकी बाड़बंदी कर दी गई थी. तो सेटल्ड एग्रीकल्चर हैड नॉट डेवलप्ड और एनी एक्सटेंसिव स्केल इन यूएसए. तो वहां पे क्या था कि सेटल्ड एग्रीकल्चर पूरी तरीके से वहां डेवलप नहीं थी. फॉरेस्ट कवर्ड ओवर 800 मिलियन एकर्स. तो 800 मिलियन एकड़ में हमारे वहां पे क्या थे, फॉरेस्ट थे, और 600 मिलियन एकड़ हमारी क्या थी, ग्रासलैंड थी. तो मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाइट अमेरिकन. तो मोस्टली जो लैंडस्केप थी उसमें क्या थे, श्वेत अमेरिकी, जो व्हाइट अमेरिकन थे उनका राइट था. व्हाइट जो अमेरिकन थे उनका वहां पे राइट था. तो White Americans settled were confined to a small narrow strip of coastal land in the east. तो जो वहाँ के जो white Americans थे उनको बहुत ही limited land दे दी गई थी. If you travel through the country at that time, you should have meet various Native American groups. तो क्या हुआ कि मतलब वो किस तरह का कल्टीवेशन वहाँ पे करते थे कि many of them they lived only by hunting. मतलब मोस्टली जो white Americans थे वहाँ पे बहुत लिमिटेड थे. तो वो अपना लाइवलीहुड को कैसे करते थे, हंटिंग एनिमल्स, कलेक्टिंग और गैदरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कल्टिवेटेड कॉर्न, बीन्स, टोबैको एंड स्टिल अदर वर एक्सपोर्ट रैपर्स थ्रू whom European traders had secured their supplies of barrier. तो इस तरह की चीजों का प्रोडक्शन करके ये लोग क्या करते थे, अपने लाइवलीहुड को स्पेंड कर रहे थे. तो द वेस्टवर्ड मूव एंड वीट कल्टीवेशन. अब हम बात करते हैं कि कैसे वो वेस्ट की ओर मतलब पश्चिम की ओर ये लोग बढ़े और कैसे उन्होंने वीट का कल्टीवेशन किया. द वेस्टवर्ड मूव एंड वीट कल्टीवेशन. ठीक है बच्चों. So the story of agrarian expansion is closely connected to the westward movement of the white settlers who over the land. After the American War of Independence from 1775 to 1783 and the formation of the United States of America. तो बच्चों जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए जो वॉर हुई थी 1775 से 1783 में, और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डेवलपमेंट हुआ था तो क्या हो गया था कि द व्हाइट अमेरिकन्स बिगेन टू मूव वेस्टवर्ड. तो जितने भी मोस्टली जो व्हाइट अमेरिकन्स थे वो क्या करने लगे, वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर जाने लगे. बाय द टाइम थॉमस जेफरसन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 1800. तो उस समय कौन थे, थॉमस जेफरसन जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. ओवर 70,000 white settlers had moved onto the Appalachian Plateau through the passes. So seen from the east coast, America seemed to be a land of promise. So as the Indians retreated, the settlers poured in them in a successive way. They settled on the Appalachian Plateau. तो मतलब मोस्टली जो अमेरिकन से जो वेस्ट की ओर जा रहे थे वहाँ पे एप्लेचियन जो प्लेट्यू था वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए. तो इन द अर्ली इयर्स द फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस गुड क्रॉप. तो शुरुआत के टाइम पर उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की सॉइल थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, तो अच्छी तरह की फसलें उससे प्रोडक्ट होती थी. व्हेन द सॉइल बिकम इम्पोरिश्ड एंड एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस द मिग्रेंट्स वुड मूव फर्दर वेस्ट. तो जब उस जगह की
जो मिट्टी हमारी अपनी फर्टिलिटी खो देती थी, तो जो कल्टीवेटर्स क्या करते थे, दूसरी जगह की ओर जाने लगते थे, क्योंकि उस जगह की जो हमारी सॉइल थी वो इनफर्टाइल हो गई थी। बहुत ज़्यादा हम कल्टीवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो व्हेन the migrants move further west to explore new lands and raise a new crop, तो वो दूसरी जगह जाते थे और नई फसल को कल्टीवेट करते थे। तो it was however only after the 1860 the settlers swept into the great plains over across the river Mississippi। तो क्या रीजन था जो हमारा अमेरिका में स्टार्टिंग में तो इतना ज्यादा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन 20s तक आते आते क्या हो गया, 20th सेंचुरी तक आते आते अमेरिका में प्रोडक्शन वीट का बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन अमेरिका? तो देयर आर सो मेनी रीजन। द फर्स्ट रीजन था वीट फार्मर्स। तो वहां के फार्मर्स कैसे थे? वीट फार्मर्स थे, वीट फार्मर्स। ठीक है बच्चों, गेहूं उत्पादक किसान जिन्हें हम लोग कहते हैं वीट फार्मर्स। तो हम बात करते हैं कि from the last 19th century there was a dramatic expansion of wheat production in the USA। तो बच्चों 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में क्या हो गया था कि जो यूएसए में वीट के प्रोडक्शन में बहुत ही चेंजेस होने लगे। द अर्बन पॉपुलेशन इन द यूएसए वाज ग्रोइंग एंड द एक्सपोर्ट मार्केट वाज बिकम वेरी लार्जर। तो क्या हो गया था कि जो अमेरिका की अर्बन पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या होने लगा कि एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। एज द डिमांड इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा कि वीट की डिमांड बढ़ गई, वीट प्राइसेस रोजेस। डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, वीट के प्राइस भी बढ़ गए। इंकरेजिंग फार्मर्स टू प्रोड्यूस वीट। तो इस चीज ने फार्मर्स को क्या किया, इस चीज ने फार्मर्स को वीट का प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया, इंकरेज किया। Made it easy to transport the grain from the wheat growing regions to the eastern coast for export। और ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो गया, वीट को वीट ग्रोइंग रीजन से मार्केट में ले जाना भी बहुत इजी हो गया। तो बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द डिमांड बिकम इवन हायर। तो 20th सेंचुरी तक, अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक क्या हो गया, आते आते जो गेहूं के प्राइसेस थे और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द वर्ल्ड मार्केट बूम्ड। रशियन सप्लाईज ऑफ व्हीट वर कट ऑफ एंड द यूएसए हैड टू फीड यूरोप। तो इन 1910 about 45 million acres of land in the USA was under wheat। तो 1910 तक क्या हो गया, 45 मिलियन एकड़ जो हमारी लैंड थी यूएसए की वो वीट के अंदर में आ गई। 9 मतलब गेहूं का उत्पादन करने लगी। 9 years later the area had expanded to, मतलब 9 साल के बाद ये जो एरिया एक्सटेंड होकर कितना हो गया, 74 मिलियन करोड़ हो गया। तो जिससे आप जान सकते हैं कि हमारा अमेरिका क्या बन गया, ब्रेड बास्केट, यानी गेहूं रोटी का टोकरा, रोटी की टोकरी बन गया। तो अब हम बात करते हैं कि द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कैसे अमेरिका में नई टेक्नोलॉजी आई। द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। बच्चों हम बात करने जा रहे हैं द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो दिस ड्रामेटिक एक्सपेंशन वाज मेड पॉसिबल बाय न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो ड्रामेटिक एक्सपेंशन हुआ वीट के कल्टीवेशन में या वीट प्रोडक्शन में, उसने क्या किया कि नई टेक्नोलॉजी को बनाया। थ्रू द 19th century as the settlers moved into new habitats and new land। जैसे कि 19वीं शताब्दी में जो हमारे सेटलर्स थे वो नई जगह नए एरियाज में जाने लगे, तो दे मॉडिफाइड। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो उन्होंने अपने इम्प्लीमेंट्स, अपने औजारों में भी इम्प्रूवमेंट किया, नई नई टेक्निक्स को एग्रीकल्चर में उन्होंने लाया। तो when they entered the mid-western, जब वो मिड वेस्टर्न एरिया में पहुंचे, the simple plow the farmer had used in the eastern coastal area of the USA proved ineffective। तो क्या हो गया कि जो जिस तरह के वो लोग प्लो मतलब हल यूज करते थे, तो वो जो हल थे उस तरह की भूमि पर करने के लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इफेक्टिव नहीं थे। तो इन्होंने नई चीजों का इम्प्लीमेंट्स किया। तो 1831 में जो हमारे थे क्या कहते हैं साइरस मैकॉर्मिक। तो 1831 में एक पर्सन थे हमारे जिनका नाम था साइरस मैकॉर्मिक। साइरस मैकॉर्मिक जो थे बच्चों,
इन्होंने क्या किया था, इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल रीपर। इन्होंने एक पहले ऐसे यंत्र का आविष्कार किया था जिससे क्या हो जाता था कि एक दिन में 5 लोगों के बराबर, 5 पर्सन के बराबर वर्क हो जाता था। तो बाय द अर्ली 20th century most farmers was using combined harvesters to cut grain। तो 20th century तक आते आते मोस्टली फार्मर्स combined harvesters का यूज करने लगे अनाज को काटने के लिए। विद वन ऑफ दीज मशीन्स 500 acres of wheat would be harvested in 2 weeks। तो इन मशीनों के सहायता से क्या हो जाता था बच्चों, 500 एकड़ जो व्हीट था वो 2 हफ्तों में ही कट जाता था। तो फॉर द बिग फार्मर्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स दीज मशीन्स हैड मैनी अट्रैक्शंस। तो जो हमारे ग्रेट प्लेन्स के बड़े बड़े किसान थे उनके लिए मशीन बहुत ही वरदान साबित हुई। द प्राइसेस ऑफ वीट वर हाई। तो जिससे क्या हो गया कि बहुत ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होने लगा, तो जिससे वीट के प्राइस बढ़ गए और उसकी डिमांड भी क्या हो गई, बहुत, जैसे प्राइस तो वीट के बढ़ गए लेकिन उसकी डिमांड क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। द न्यू मशीन अलाउड दीज बिग फार्मर्स टू रैपिडली clear large tracts, break up the soil, remove the grass, prepare the ground for cultivation। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि दिस वर्क कुड बी डन क्विकली विदाउट, मतलब ये जो वर्क था जो मशीनों की सहायता से क्या हो जाता था कि बहुत जो वर्क था 5 लोगों का काम एक मशीन ही कर लेती थी। तो इससे बहुत ज्यादा समय की बचत हो रही थी, कम लेबर की जरूरत पड़ती थी। तो विद पावर ड्राइवन मशीनरी 4 मैन वुड प्लो सीड एंड हार्वेस्ट 2000 to 4000 एरियाज ऑफ व्हीट इन अ सीजन। तो कुल मिला के इससे क्या हो गया था, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ज्यादा से ज्यादा व्हीट प्रोडक्ट हो रहा था और उसके प्राइस भी हाई हो रहे हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द पुअर। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूएसए में व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो लेकिन क्या हो गया कि उसका प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन उसकी प्राइस भी हाई हो रहे थे, लेकिन उसकी इतनी सेलिंग नहीं हो पाई। तो जिसका क्या असर हुआ गरीबों पर कि फॉर द पुअरर फार्मर्स मशीन बॉट मिसरी। तो गरीब लोगों के लिए, गरीब फार्मर्स के लिए जो मशीनरी थी ये क्या एक अभिशाप बन के आई, क्योंकि मैनी ऑफ देम बॉट दिस मशीन। मोस्टली लोग इस मशीन को खरीद चुके थे इमेजिन, क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया था कि व्हीट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका क्या कहते हैं उसकी सेलिंग भी अच्छी होगी। लेकिन क्या हुआ कि व्हीट का प्राइस तो बढ़ गया, उन्होंने व्हीट का प्रोडक्शन भी बहुत जरूरत से ज्यादा कर दिया लेकिन उस हिसाब से उसकी बिक्री नहीं हो पाई। तो इफ दे हैड नो मनी, तो उनके पास जब पैसा नहीं था तो दे द बैंक ऑफर्ड लोन, तो उन्होंने बैंक से लोन लिया। Those who borrowed found it difficult, जिन्होंने उधार लिया तो उनको उसको चुकाने में बहुत डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा क्योंकि व्हीट की सेलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। तो मैनी ऑफ देम डिजर्टेड देयर फार्म्स एंड लॉक फॉर जॉब एज वेल। तो मोस्टली लोगों ने क्या कर दिया, अपनी लैंड को बेच दिया और दूसरी जगह जाने लगे। तो बट जॉब्स वर डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन जॉब्स उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। मैग्नेटाइजेशन हैड रिड्यूस्ड द नीड फॉर लेबर, क्योंकि मशीनीकरण ने, ये जो मशीनरी का जो इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी थी इसने क्या कर दिया था, उनके जॉब्स को, लेबर को कम कर दिया था। क्योंकि मोस्टली लेबर का काम जब एक मशीन कर ले रही थी तो इस मशीन से क्या हो गया, मशीनीकरण से क्या हो गया, लेबर की डिमांड कम हो गई थी। एंड द बूम ऑफ द लास्ट 19th एंड अर्ली 20th कंट्रीज सीम टू हैव कम टू द एंड बाय द मिड 1920। मोस्ट फार्मर फेस ट्रबल। तो मोस्टली फार्मर्स को क्या हुआ, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन हैड एक्सपेंडेड टू रैपिडली ड्यूरिंग द वॉर। मतलब प्रोडक्शन तो व्हीट का बढ़ गया था लेकिन उस हिसाब से उसकी क्या हुई थी, सेलिंग नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि मोस्टली जो उनका व्हीट था क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन कर दिया था। व्हीट प्राइसेस फेल। तो अचानक क्या होने लगा कि व्हीट के प्राइस भी गिरने लगे। एंड एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। और जितनी भी एक्सपोर्ट मार्केट थी वो क्या हो गई, कोलैप्स, खत्म हो गई। जब व्हीट का, पहले व्हीट का प्राइस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से क्या होने लगा कि व्हीट के प्राइस हमारे गिरने लगे। तो जिसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट थी वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। ठीक है बच्चों, तो दिस क्रिएटेड द ग्राउंड्स फॉर द ग्रेट एग्रियन डिप्रेशन ऑफ द 1930 दैट ruined wheat farmers एवरेज। जिसकी वजह से क्या हो गया, जो व्हीट फार्मर्स थे, जो कि व्हीट के प्रोडक्शन में उन्होंने बहुत ज्यादा अपना पैसा और समय लगाया था, उनको बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा अमेरिका ब्रेड बास्केट से डस्ट बाउल में कन्वर्ट हो गया। डस्ट बाउल यानी रेत का
टीला कह सकते हो या रेतीला बंजर। तो वीट का प्रोडक्शन जब अमेरिका में हो रहा था तो हमारा अमेरिका क्या कहलाता था, अमेरिका वाज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका संसार का रोटी का टोकरा कहलाता था। तो अब डस्ट बॉल में कैसे कन्वर्ट हो गया बच्चों, द एक्सपेंशन ऑफ वीट एग्रीकल्चर इन द ग्रेट प्लेन्स क्रिएटेड अदर्स प्रॉब्लम। तो जो वीट का जो एग्रीकल्चर था उसके एक्सपेंशन ने ग्रेट प्लेन्स में दूसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया। इन द 1930s टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म बिगन टू ब्लो ओवर द सदर्न प्लेन्स। तो क्या हो गया कि बच्चों दक्षिणी मैदानों में 1930 के दशक में दक्षिणी मैदानों में क्या होने लगा कि धूल की आंधियां चलने लगी अमेरिका में, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया था, जरूरत से ज्यादा वहां पे लैंड का यूज करने लगे थे वीट के प्रोडक्शन के लिए। तो ब्लैक blizzards rolled in and very often 7,000 to 8,000 फीट हाई। तो वहां पे 7 से 8,000 फीट की ऊंचाई में धूल की काली चादर छा जाती थी। तो जिससे क्या हो गया था कि राइजिंग लाइट मॉन्स्ट्रस बेज ऑफ मडी वाटर। तो ये इससे क्या हो गया कि जो हमारी वहाँ की नदियां थी वो सब धूल से भर जा रही थी। दे केम डे आफ्टर डे, मतलब रोज इस तरह की आंधियां वहां पे आ रही थी। इन पीपल वर ब्लाइंड एंड जब लोग अंधे हो जा रहे थे उनकी आंखों में धूल भर जा रही थी। कैटल वर सफोकेटेड टू डेथ, जितने भी वहां पे कैटल्स थे वो इस धूल भरी आंधियों से क्या कर रहे थे, मर रहे थे। देयर लंग्स कैक डस्ट विद, उनके फेफड़ों में धूल भर जा रही थी। सैंड बर्ड फेंसेस कवर्ड फील्ड। तो ये जो धूल भरी आंधियों ने क्या कर दिया कि वहां के पूरे फील्ड्स को खत्म कर दिया। नदियां धूल से भर जा रही थी, जिससे कि टिल the fish died, dead bodies of birds and animals were strewn all over the landscape। पूरे लैंडस्केप में मरे हुए जानवर और पक्षियों की डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी। ट्रैक्टर एंड मशीन्स that had plowed the earth had harvested the wheat in the 1920 were now clogged with dust, damaged beyond repair। तो जो ट्रैक्टर और मशीनें जो कि वीट के प्लोइंग के लिए यूज की जा रही थी 1920 में, तो वो क्या हो गई, धूल की आंधी आने से क्या हो गई, वो भी डैमेज हो गई, उनको रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ था कि बच्चों हमारा किस तरह से ये सब चीजें कैसे हुई थी, व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, ये क्यों हुआ, व्हाई दिस डस्ट स्टॉर्म, ये डस्ट स्टॉर्म जो था, धूल की आंधी क्यों आई। तो इन पार्ट दे केम बिकॉज द अर्ली 1930 वर years of persistent drought, the rains failed year after year and temperature soared। तो क्या हुआ था कि मोस्टली जो वहाँ के कल्टीवेटर थे, वीट कल्टीवेशन हैड एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। जैसा कि मैंने बताया था कि 20वीं शताब्दी में जो वीट का कल्टीवेशन था उसमें ड्रामेटिकली चेंजेस हुए थे। तो जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा नेचर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने जरूरत से ज्यादा सॉइल को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खेती करनी शुरू कर दी। तो हम जब नेचर के साथ डिस्टर्ब करेंगे तो उससे उसका इफेक्ट हमारे सामने कैसे आएगा, कोई किसी भी डिजास्टर के रूप में आएगा। द होल रीजन हैड बिकम अ डस्ट बॉल। तो ये पूरा जो हमारा एरिया था हमारा अमेरिका का, पूरा क्या हो गया, डस्ट बॉयल बन गया, मतलब कि रेतीला बंजर बन गया, धूल का पूरा वहां पे चारों ओर धूल का ही माहौल बन गया। तो द होल रीजन हैड बिकम अ डस्ट बॉल। द अमेरिकन ड्रीम ऑफ अ लैंड ऑफ प्लेंटी हैड टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर। So the settlers had thought that they would conclude the entire landscape, turn our land over the growing crops that would yield profits। तो किस तरह से कैसे हमारा अमेरिका पहले क्या था बच्चों, आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि अमेरिका हमारा क्या था, वीट प्रोडक्शन अमेरिका में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से अमेरिका हमारा क्या कहलाता था, ब्रेड बास्केट कहलाता था। और कैसे वो ब्रेड बास्केट से डस्ट बॉयल में कन्वर्ट हो गया, रेतीले बंजर में बदल गया। So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Thank you for attending the class.